हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरब के मैथ एक्सपेरिमेंट में स्वागत है दोस्तों। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ 2022 एग्जाम के लिए। हाँ दोस्तों, अगर ये वाला वीडियो आप पढ़ के जाते हैं, पूरा का पूरा मैथ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आपकी पूरी तरह से फंसेंगे, वैसे ही क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को आप करके जाइए और पढ़ के जाइए इस वीडियो को, और बेहतरीन से आपकी तैयारी हो जाएगी। मैथ को खुद आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतने क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा ना, उतने क्वेश्चन करके जाओ, पढ़ के जाओ तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लिखकर, नहीं तो मैं बोलकर बता दूंगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, ताकि सभी को मालूम हो जाए कि ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ कि सभी के लिए बेनिफिट है एकदम। जो हाई स्कूल में क्लास 10th के जो मैथ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे दोस्तों। देखो, जितने क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मैं, बार बार कर रहा हूँ, जितने क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, सिर्फ इतने क्वेश्चन को आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। इतने में से आपका कहीं हट कर जाने वाला नहीं है। 70 में 70 आपको मिलने वाला है। अगर 70 में 70 आपको चाहिए तो इस वीडियो को ही नहीं, इसके आगे 3 वीडियो में बनाऊंगा। 3 के 3 वीडियो में पूरी की पूरी मतलब जो भी आपका सिलेबस है मैथ का, वो पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो ये क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पूछे जाएंगे। कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो मेरे दोस्तों, सम और विषम की बात अगर हम आपसे कहें तो सम और विषम का पहचान करने का तरीका होता है कि यदि कोई भी वेरिएबल आप ऐसे मान लेते हो कि x है या n है, कुछ भी मान लो, p की बात है तो इसमें p है। अगर p कोई धन पूर्णांक है, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा सम संख्या हो जाता है। अगर 2 से 2 संख्या यानी 2 का गुणा किया जाए तो सम संख्या हो जाता है, क्योंकि सम का परिभाषा यही होता है कि यदि किसी भी संख्या में 2 का भाग पूरा चला जाए, अर्थात उसका शेषफल 0 आए मेरे भाई, तो वो संख्या क्या होता है? आपका सम संख्या होता है, यानी इवन नंबर होता है। ठीक है, तो अब हमें विषम की बात कह रहा है, तो विषम होने के लिए क्या होता है कि देखो, कोई भी संख्या होगी, जितनी भी संख्या होती है, ध्यान से समझ लो मेरी बात, कोई भी संख्या होती है तो वो संख्याएं या तो क्या होती है? इवन नंबर होती है, यानी सम संख्या होती है, या तो ऑड नंबर होती है, यानी विषम संख्या होता है। ठीक है, या तो सम संख्या होगा या तो विषम संख्या होगा, दोनों में से इसके अलावा कोई संख्या होती नहीं। मैं अगर आपसे कहूं तो जितने नंबर्स होते हैं, अब नंबर के जो प्रकार होते हैं वो बात अलग है, लेकिन कोई भी संख्या होती है या तो अपने आप में सम होगी या तो अपने आप में विषम होगी। भाज्य भाज्य तो बात की बात है, ये इसके अंतर्गत आते हैं, भाज्य भाज्य। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि सम संख्या का तो बात ये हो गया कि किसी भी संख्या में 2 का फैक्टर बन जाए, यानी 2 का गुणा हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? सम संख्या कहते हैं। और इसी में अगर हम एक संख्या जोड़ दें या इसी में से एक संख्या हम घटा दें तो हमें क्या मिलता है? विषम संख्या मिलता है। तो इस तरह से ये भी विषम है, ये भी है, जो ऑप्शन से आपके मिल जाए तो वही आंसर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, और देखो मेरे दोस्तों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे क्लिक कर दिया तो आगे मेरे भाई, मैं फिट नहीं किया हूं। मेरे पास व्हाइटनर यानी व्हाइट वाला बोर्ड है, व्हाइट वाला मार्कर बोर्ड है, इससे मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने मेहनत से कर रहा हूं। तो कम से कम आप वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे दोस्त, तो शेयर कर देना है आप लोग। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को हम लाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए, अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का साउंड आ जाता है, मान लेते हैं किसी बाइक या गाड़ी की, तो आप उसको निगलेक्ट रखिएगा, क्योंकि दोपहर में ये वीडियो बनना तो कहीं ना कहीं हम शाम में बनाते थे कि हो सके आपको कम से कम आवाज़ हो, लेकिन आप तक जल्दी से जल्दी टॉपिक को पहुंचाना है और जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन करा देना है। तो इसी वजह से मैं आपको ये इसी टाइम बना के बता रहा हूँ। देखो, ये 65, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन में कराऊँ सब इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा। ठीक है, जो एग्जाम में आपके फंसेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे। जितना व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी ग्रुपों में भेज दो, एकदम तहलका मचा दो। ठीक है, देखो 65 और 117 के एचसीएफ 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। देखो अब मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों का जो भी एचसीएफ आएगा, इन दोनों का जो भी एचसीएफ आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, यही कह रहा है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ इसी रूप का है। तो चलो भैया हम लिखते हैं 65, हम लिखेंगे ऐसे संख्या बराबर लिखेंगे क्या? 65 को लिखेंगे कितना? 5 × 13। अभाज्य गुणनखंड कर लिया करो। ठीक है, अब 117 संख्या, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या मेरे दोस्त 117 है, और 117 को लिख सकते हैं 7 × 13 = 117, 13 × 117 सॉरी 13 × 117 हो जाएगा। अब यहाँ पर एचसीएफ तो उसे हम कहते हैं जो दोनों में आपस में मिलता हो, जो दोनों में आपस में मिलता, तो एचसीएफ में जो दोनों आपस में मिलते हैं उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, जब साउंड ज़्यादा होता है तो हम लोग को रुकना पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पर HCF 13 हो गया मेरे दोस्त, और यही HCF किसके बराबर है 65m माइनस 117। अरे हम कहते हैं ना मैथ में आपको कौनो दिक्कत नहीं होने देंगे, एक बात समझ लो, ये 65m हो गया, ये 17 आया माइनस में था तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 7 3 10 का 0 हो जाएगा, 1 1 2 और 3 हो जाएगा, और 130 यानी 65m, तो 65 दूना 130, तो यम बराबर मेरे भाई कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये हो गया। ठीक, चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो को हम आगे जल्दी जल्दी करेंगे। चलो ये क्वेश्चन और आपके सामने आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये पूछने की संभावना पूरी तरह से है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब पहले नंबर तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको पहले अच्छे से समझ लो। सअभाज्य संख्याओं का मतलब ये युग्म, युग्म माने जोड़ा, जैसे 14 और 35, 18, 25, 31, 93, 32, 62, ये संख्याओं का युग्म है, और इसमें हमें सअभाज्य संख्या ढूंढनी है। तो सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं मेरे दोस्त जिनके दोनों संख्याओं का HCF 1 हो, जिनके दोनों संख्याओं के पेयर का HCF क्या हो 1 हो। जिन दो संख्याओं का HCF यानी मासा 1 होगा वो संख्या हमारी सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर देखो ये 7 दूना 14, 7 5 35, यानी इनका HCF कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 18 है, 18 और 25 में यानी 3 3 9 और दूना 18, 5 5 25 और गुड़े 1 यहाँ लिख सकते हैं गुड़े 1, तो इनका HCF कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 1 हो गया। और इनका HCF अगर देखें तो 31 करने 31 और 31 गुड़े 3, इनका HCF अगर मेरे देखा जाए तो कितना हो जाएगा 31, और इनका HCF देखा जाए तो 2 गुड़े 2 गुड़े 16 की बात कर रहा, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 32 हो जाए ना, 5 बार जाएगा। चलो ये हो गया, और इसको लिखेंगे 31 दूना 62, तो इनका देखा जाए HCF कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इनका HCF भी 2 हो जाएगा। तो अब बताओ मेरे भाई इसमें HCF 1 वाला ही ऑप्शन सही है, और HCF 1 वाला ऑप्शन 18 और 25 हो गया, ये हो गया आंसर। बिल्कुल समझ में आया ना, आपको उम्मीद हो रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप वास्तव में पढ़ लिए तो गारंटी मैं बता रहा हूँ आपका 70 में 70 आएगा। अगर आपको 70 में 70 चाहिए, वीडियो को लाइक करो, बढ़िया से कमेंट करो, और जितनी टॉपिक आपको पढ़नी है और बेहतर से बेहतर टॉपिक की जरूरत है, जो आपकी सबसे वीक पॉइंट है, जो आपको लगे कि ये चैप्टर मेरा वीक है, उसके लिए स्पेशल वीडियो में लेकर आऊँगा। फिलहाल मैथ को तो कवर करना ही है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो इधर देखो, सभी के सभी इधर देखते रहो। देखो और कुछ लड़के यहाँ ऑफलाइन बैठ कर पढ़ रहे हैं ना, तो उनको भी देखना है, तो जिनको नहीं समझ में आएगा बस वो बोल नहीं रहे हैं, हल्ला मत करना भाई, ना बोलने की बात गर्म नहीं करे। देखो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अब इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा कि कौन सी। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, तो देखने को तो देखा जाए तो P/Q रेशनल नंबर तो सभी हो गए, लेकिन एक वर्ड यहीं चिपका दिया। वर्ड क्या चिपका दिया, शांत। अरे ये वर्ड चिपका है तो आंसर हम चिपकाएंगे ना, चिंता ना करो। और ये चीज सीख के आप भी एग्जाम में ऐसे आंसर चिपकाओगे। शांत बात कहा है, अब शांत कर दो इनको। चलो शांत करते हैं इनको कैसे। अब देखो जब P/Q के रूप में कोई संख्या हो और उसके हर को पकड़ो, हर यहाँ पर क्यों हुआ, हर का मतलब ये पूरे हर है, 210 है, कुछ इतना है, 31 25 है, 17, ये सभी के अलग अलग भिन्नों के क्या हैं, हर हैं। तो इन हरों का क्या की जाए, गुणनखंड किया जाए, और उनका गुणनखंड अगर 2 पे पावर यम या 5 पे पावर यम, या अगर हम कहें 2 पर यम और गुणे 5 पर यम, यन कर देते हैं, या यम ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न घात, ये पावर भिन्न भिन्न हुई हो सकते हैं, ये पावर सेम भी हो सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, यदि हर का गुणनखंड किया जाए तो चाहे वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 2 पर यम की घात बन जाए जहां पर यम एक धन पूर्णांक है, और चाहे यम या 5 पर यम घात बन जाए जहां पर यम एक धन पूर्णांक है, और या तो 2 पर यम और ये 5 पर यन के रूप में हो जाए। मेरे कहने का मतलब किसी संख्या का आप गुणनखंड कर रहे हो तो उसका आया वैल्यू 2 पर पावर 5। अगर किसी संख्या का गुणनखंड कर रहे हो तो वो आया 5 पर 3। अगर किसी संख्या का गुणनखंड किया आपने तो 2 पर 3 हो गया, या 2 पर 4 और गुणे 5 पर 3। ऐसे संख्याएं अगर आ जाती हैं, ऐसी कंडीशन अगर आ जाती हैं, तो उनका हर अगर ये आपको मिलता है, किसी भी संख्या के हर का गुणनखंड किया जाता है, किसी भी रेशनल नंबर के हर का गुणनखंड किया जाए, तो अगर इनमें से 3 कंडीशन, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में से कोई भी मिलने लगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी, वह एक शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, शांत दशमलव संख्या कहलाएगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं और ये जो काम हमने आपको समझाया वो काम करते हैं।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसको 21 गुणे 10 लिखेंगे मेरे दोस्त। 21 में 3 गुणे 5, 3 गुणे 7 और 10 में 5 गुणे 2। तो मेरे भाई मेरे दोस्त अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ देखा जाए तो ये 2 और 5 आया, लेकिन केवल और केवल 2 या 5 आना चाहिए, इसमें किसी और व्यक्ति की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो यह एक शांत दशमलव संख्या नहीं हुआ। बात समझ में आया? चलो अब इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काम यहाँ पर भी बन जाता है मेरे भाई, अगर देखो तो यहाँ पर भी इनका काम बन जाता है, लेकिन ये 7 पे पावर 5 आ गया। ये 2 और 5 के ही गुणनखंड होने चाहिए थे, लेकिन 7 पे 5 आ गया, तो ये भी शांत नहीं है। इसको भी हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे मेरे दोस्त। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे। अब यहाँ पर 31 25 की बात आने से पहले हम 17 पे चलते हैं। और मेरे भाई अगर 17 को देखा जाए तो 17 का फैक्टरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। तो यह एक अभाज्य संख्या 17 भैया, तो इसका गुणनखंड हो नहीं सकता। होगा तो 17 गुणे 1 होगा, जो कि ना तो 2 पे पावर के रूप में, ना 5 के पावर के रूप में है, ना 2 गुणे 5 के पावर के रूप में है। अब आ जाते हैं भैया, ये काम करो, जब आपका ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये भी, तो 100% ये सही होगा। करके देख लो। 31 का अगर करोगे ना, 5 का गुणनखंड हो जाएगा 5 36, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 करने 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25 और 5 करने 5। इस तरह से देखा जाए तो ये 5 पर 2 2 4 1 5, 5 पे 5 का घात आया। हमने आपसे यही कहा कि यहाँ पर 31 25 का जो गुणनखंड बनना चाहिए, या तो 5 का घात बनना चाहिए, या तो 2 का घात बनना चाहिए, या 2 और 5 दोनों के मिक्स का घात बनना चाहिए। यही तो मैंने आपको समझाया। चलो ये भी हो गया कचरा, ठीक है। ऐसे हम पूरा मैथ का दाग देंगे, एकदम पूरा बवाल खत्म कर देंगे। हाई स्कूल वाले के सभी लड़कों को बता रहा हूँ, अगर वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जरूर से जरूर पढ़ के जाएँ, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो यहाँ जो लड़के बैठे हैं कह रहे हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सड़ गया। अरे भाई ऐसे सड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। सभी के सभी ये 0.6 यानी 0.166 पे बार लगा को सरलतम भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए, यानी भिन्न के फ्रैक्शन में। तो इसका मैं फिलहाल आपको पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। एक ट्रिक इसका भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन आएगा तब ट्रिक लगाइएगा, नहीं तो आपको पूरा साल भी करना है एग्जाम में। ट्रिक नहीं, हाई स्कूल इंटर का कोई भी स्टूडेंट होगा जहाँ पर लिखित परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर आप ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करोगे। जितना हो सके उतना बेसिक से सॉल्व करो, जितना हो सके बेसिक से उसको लगाते जाओ, स्टेप बाय स्टेप लगाते जाओ, कोई भी स्टेप गैप मत करो, पूरा का पूरा स्टेप लिखो, बेहतरीन नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक मेरे भाई। चलो मैं आपको इसी चैनल पर कॉपी लिखने का तरीका भी बताऊंगा। 20 या 21 मार्च यानी 20 या 21 मार्च की वीडियो में आपको पूरी तरह से मिल जाएगा कि मैथ के या इंग्लिश के या हिंदी के कॉपी जो भी हो कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेहतरीन से। सबसे पहले दिए हुए नंबर्स को आप x बराबर मान लो, x बराबर 0.16 पर बार, ठीक है। चलो अब आपको ये काम करना है, इसमें करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये देखो, हाई जो दशमलव आपका यहाँ पर दिया है वो दशमलव उस नंबर के बगल में होना चाहिए जो जिस नंबर पे बार हो। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ पर अगर बार देखा जाए तो 6 पर है, तो दशमलव कहाँ होनी चाहिए? 6 के तुरंत बाद में होनी चाहिए। तो चलो क्या करेंगे, इस दशमलव के यहाँ लाएंगे, लेकिन किसी दशमलव का इसे अपनी मर्जी से नहीं ला सकते हैं, आपके कहने से नहीं आएगा, हमारे और आपके सहयोग से आएगा। और वो सहयोग क्या है भैया? 10 का गुणा करो, 10 का गुणा कर दो। 10 का गुणा जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 पर बार, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। या इसी चीज को थोड़ा सा एक स्टेप और लिख दें तब समीकरण 1 माने। 10x बराबर 1.666 डॉट डॉट, और ये हो गया समीकरण 1। बोलो समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया होगा। अब आपको दूसरा कदम उठाना है। दूसरा कदम क्या करना मेरा भैया? दूसरा कदम ये करना है कि ये दशमलव तो के बाद ये संख्या बनी, अब दशमलव के बाद तुरंत एक संख्या और होनी चाहिए कि जहां से वो रिपीट करता हो, यानी उसको सिर्फ एक ही अंक क्या करना? कुदाना है। तो यानी एक अंक और कुदाना है, तो 6 के बाद दशमलव होनी चाहिए। यानी अब ये दशमलव रिपीट होने के कारण मेरे भाई मेरे दोस्त समझो मैं क्यों इस दशमलव को यहाँ ला रहा हूँ, क्योंकि ये काम हमने जब कर लिया तो ये प्रश्न हमारा बना भी। अब प्रश्न को जब देखा गया तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन कहता है कि अगर इस प्रश्न को हल करना है, फ्रैक्शन में बनाना है, तो ये दशमलव हर एक रिपीट नंबर के तुरंत बाद होनी चाहिए। तो वो रिपीट नंबर 6 है, रिपीट नंबर के 6 के बाद होनी चाहिए। तो मैं फिर से इसमें 10 से गुणा करूंगा, 10 250 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16.666 और इसे डॉट डॉट। ये इन्फिनिटी बार होता है, इतनी बार है कि इसका अंत नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1 करूंगा। समीकरण 2 में से 1 को हम क्या कर दें? घटा दें। तो जैसे हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 10x और बराबर 16.6666 और डॉट डॉट ऐसे कर देंगे, और ये हो जा रहा है आपका 10x बराबर 1.666 और डॉट डॉट। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आपको ये समझ में आएगा कि सर जी आपने 1 दशमलव हटाया तो यहाँ से 3 6 होना चाहिए, आपने 4 6 क्यों लिखा? अरे मेरे दोस्त मेरे भाई,
समझो। अरे ये दशमलव के बाद इतना 6 आया है कि इसका अंत ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए आपकी मर्जी 3 मानिए या 4 मानिए। अगर आपने 4 स्टार्टिंग में रखा तो 4 रख लो, थोड़ा सा आपके कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं इसको घटाने की बात का, तो इसे घटाने का चिन्ह लगाऊंगा। 100 में से 10 जाएगा तो 90 x बचेगा, और ये इधर के जितने भी नंबर्स होते हैं सब कट जाएंगे, और 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा। इस तरह से हम अगर लिखना चाहें तो x बराबर 15/90, यानी 15 छक्का 90, 1/6 हो जाएगा, और इस तरह से हो गया आपका आंसर। ठीक है, और जब आंसर आएगा तो इसे घेर दीजिएगा और यहीं पर लिखिएगा ऐसे बढ़िया से आंसर। ठीक है, ऐसे कॉपी को भी बढ़िया से लिखिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है। देखो यहाँ लड़के ने कहा कि सर जी यहाँ पर एक काम कीजिए कि यहाँ पर इसका पार्ट 1 लिख दीजिए, ऐसे करके संकेत हो जाए लड़कों के लिए। चलो ठीक है, यहाँ पर 1 कर दिया। ठीक है, यानी वीडियो नंबर 1 हो जाएगा, वैसे थंबनेल में आपको मिल जाएगा जो बैनर लगता है। देखो संख्या इतना और इतना का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब प्रमेय का इसका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेय का, यानी प्रमेय का क्या होता है, यानी प्रमेय इसको हम कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई संख्या कोई पूर्णांक a है तो a बराबर इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं BQ प्लस आर। क्या होता है, BQ प्लस आर। और जहां पर r का मान जो होता है, जो r होता है वो 0 के बराबर तथा किससे, इस b से क्या होगा, कम होगा। जहां पर b क्या होता है, ये बताता है कि कितनी बार मैंने पहाड़ा पढ़ा, q का पहाड़ा कितनी बार मैंने पढ़ा, यानी q का पहाड़ा मैं कितनी बार पढ़ूंगा, और उसमें r जोड़ने पर ये हमको मिलेगा। चलो ऐसे संख्याओं को हम इसी विधि से हल करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले आपको देखना है कि दी गई संख्याओं में 16, 56 और 40, 25 में छोटा कौन है, तो 16, 56 छोटा है किससे, 40, 25 से मेरे दोस्त। या आप ऐसे और लिख सकते हो अच्छे से, अगर हम कहें 40, 25 बड़ा है 16, 56 से, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो संख्या बड़ी होती है उसको इसके जगह पर रखेंगे, तो ये हो गया 16 यानी 40, 25, और ये बराबर हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 16, 56। ठीक है, 16, 56 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 16, 56 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, जैसे 40, 25 हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे साइड में रफ्कार के लिए आप क्या कीजिएगा, रफ्कार के लिए क्या कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा आपको पहाड़ा पढ़ने में यहाँ पर असुविधा हो, तो आप ऐसे रफ्कार के लिए कीजिएगा। अगर हम कहें ये 40 है यानी 4000 1600 है, तो 16 दूना 32, 2 बार कम से कम जाएगा। 2 छक 12 का 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 11 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 16 दूना 32 हो जाएगा और 1 33 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, और ये पूरी तरह से खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और ये वाला जो नंबर होता है इसको हम यहाँ पर लाके इंटर करते हैं, यानी 16, 56 को लिखा यहाँ पर। अब दोस्तों ये बताओ कि 700 रुपया हो और ये 1600 रुपया हो, 700 का पहाड़ा पढ़ाओ 16 से ज़्यादा ना हो, तो 7 दूना 14 यानी 2 बार जाएगा, 13 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 कन्ने 2 हो जाएगा, और 7 दूना 14। अगर यहाँ पर देखें तो 6 में से 6 गया 0, दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कम जगह पड़ रहा। चलो ठीक, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया तो 3 बचा मेरे दोस्तों, और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, यानी 200 इतना हो गया। अब यहाँ पर हम करें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो छोटा हो गया इसकी तुलना में। अब यहाँ पर देखा जाए तो 700 है और यहाँ 200 है, तो हम 2, 3, 6, 3 बार के नियर अबाउट 3 बार जाते हैं। देखिए करिएगा 3 बार, अगर गलत ज़्यादा जा रहा है तो थोड़ा कम कर दीजिएगा, लेकिन ये गुणा करने का आसान तरीका कि अगर ये 700 है ये 200 है, तो 200 को 700 बनाना है तो 3 बार हम कर सकते हैं। तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, बिल्कुल एकदम इससे कम गया, ज़्यादा जाता तो 2 बार जाते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया 3 हो गया यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ गया क्या, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और इतना हो गया इधर। अब यहाँ पर देखा जाए तो 230 को नोट किया। अब ये आप बताओ, आप ये 200 यानी 23 है, 23 का पहाड़ा पढ़ो कि 230 से ज़्यादा ना हो, तो आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 10 बार ले जा सकते हो, और 230 ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम कहें कि 23 ही एक ऐसा नंबर हुआ जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, जिसका पहाड़ा पढ़ने से रिमाइंडर 0 आता है, वही संख्या HCF कहलाता है मेरे दोस्त। तो ये हो गया आपका HCF। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कितनी बार, 2 बार लिखनी है, और प्लस आपको रिमाइंडर कितना लिखना है, 713। ऐसे जब ये कर लोगे फिर इसको आप यहाँ लेकर आओगे 16, 56 और 713 को आगे करोगे, कितनी बार जाओगे, 2 बार जाओगे। रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्त, रिमाइंडर यहाँ कितना आया था, 230 आया था, और 230 को फिर यहाँ पर 713
13 को यहाँ लाओगे और 230 को इधर करोगे, 3 बार गुणा करोगे, रिमाइंडर कितना आया था मेरे भाई 23 आया था। फिर यहाँ पर आप 230 को इधर लाओगे और फिर ये 23 हो जाएगा, गुणा 10 बार करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर जब 0 आया तो इसी नंबर का पहाड़ा पढ़ने से रिमाइंडर 0 हुआ। तो आप यहीं से लिखोगे, बढ़िया बढ़िया लेटर में अच्छे से लिखना चाहोगे, 40 25 16 56 का HCF, ऐसे HCF बराबर 23, और यहाँ पर लिखना मेरे दोस्त आंसर, और इसको ऐसे कुछ घेर देना है। ठीक है, मजा आया? बिल्कुल। आप वीडियो को लाइक कर दो, अभी लाइक नहीं किया तो तुरंत करो लाइक, और शेयर कर दो, तुरंत शेयर करो सभी के पास। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो दोस्तों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है, जहां m कोई धन पूर्णांक है। देखिए, ये इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, 3a करके पूछ सकता है, 6a+1 करके पूछ सकता है। तो ये मैं एक करा दे रहा हूँ, मॉडल आपको बता दे रहा हूँ, तरीका आपको बता दे रहा हूँ, तो वैसे वहां पर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मैं अपनी मर्जी से माना P, देखिए इसमें P वर्ड नहीं आया होगा तो P मान सकते हैं। माना P कोई धन पूर्णांक, कोई सम धन पूर्णांक है, कोई सम धन पूर्णांक है, और सम धन पूर्णांक में अगर ये चीज दिया है तब हम कह सकते हैं तब Q बराबर 2। क्यों Q बराबर 2 भैया? इसीलिए Q बराबर 2 क्योंकि जब आपने सम कहा तो जरूर इसमें 2 का मल्टीपल होगा, तो इसलिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या कह सकते हैं? एल्गोरिथम प्रमेय से कि P धन पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा P बराबर हो जाएगा 2Q और प्लस R, जहाँ पर R बराबर, R का मान क्या होगा? चलो, R का मान 0 के बराबर लेकिन 2 से छोटा होगा। अब आपका 2 से छोटा क्यों मेरे भाई, ये समझना आपको। तो ये बताओ, अगर ये 2 से कट रहा है, ये संख्या 2, इसमें तो 2 का पहाड़ा जाएगा, इस वाले नंबर में 2 का पहाड़ा जाएगा। अगर ये भी 2 के बराबर हो गया तो 2 का पहाड़ा गया तो रिमाइंडर कहाँ आएगा? हाँ, तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि R का मान जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 2 से छोटा होना चाहिए। तो भैया एक बात बताओ, R बराबर क्या हो सकता, तब 0 हो सकता है, और R बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 0 से 2 के बीच का नंबर 0 या 1 ही होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला नंबर से रखते हैं, ऐसे लिखते हैं R बराबर 0 रखने पर तो P बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, यम की बात है तो यहाँ पर यम ही मान लो, क्योंकि यम के रूप का लाना है, तो इसको मैं यम मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? यहाँ पर मैं एम ही मान लूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू था क्यू ही लिख देते हैं, क्योंकि कुल मिटाना पड़ेगा हमको। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। तो P बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा, Q की जगह पे Q रहने देंगे, R की जगह पे 0, तो P बराबर 2Q आ गया। तो P बराबर 2Q, यानी ये तो आपने कहा था कि ये कोई धन पूर्णांक ऐसा है जो सम संख्या, और सम संख्या का प्रूफ देता है कि 2 का गुणा होना चाहिए किसी संख्या में, तो मैं लिखूंगा जो कि क्या है, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां पर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। अब यहां पर अगर हम कहें दूसरा रखना है तो यहां पर मैं लिख देता हूं P बराबर, यानी मैं लिख दूं R बराबर 1 रखने पर, जब R बराबर 1 रखेंगे तो आपका बनेगा क्या 2Q इंटू 2Q प्लस 1, जो कि विषम धन पूर्णांक है, इसलिए धन पूर्णांक है। क्यों धन पूर्णांक है? क्योंकि कोई भी संख्या सम या विषम ही होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विषम धन पूर्णांक हो गया, इसलिए कह सकते हैं, अतः इसलिए 2m प्लस 1 सम, और ऐसे लिखते हैं, इसको मिटा दें, चलो मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि 2m एक सम धन पूर्णांक तथा 2m प्लस 1 एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, विषम धन पूर्णांक है। ठीक, चलो ठीक है, अभी क्लास खत्म होने वाला है तो एक भैया हमारे आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, तो इसीलिए सब लड़के हंस रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बहुत ही ब्रांडेड क्वेश्चन है, आपको बता दें
ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बशर्ते यहाँ नंबर कोई और दे सकता है, 5 की जगह पे 3 दे सकता, प्लस की जगह माइनस कर सकता, बस इससे ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। चलो तो फिर इनको भी उड़ा ही देते हैं, ठीक है, बढ़िया से समझो। ठीक, देखिए यहाँ पर 5 प्लस करड़ी में 3 दिया है, तो मैं मानता हूँ कि माना 5 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे सर जी ये का अभी ये तो आप परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो भैया अगर आपका परिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान के चलते हैं, मतलब विरोधाभास, जिसको हम कहते हैं उल्टा मानना है, ठीक है, निगेटिव काम करेंगे, इसके उल्टा काम करेंगे। तो माना 5 प्लस करड़ी में 3 एक हमारा क्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या a बटे b, परिमेय संख्या a बटे b के रूप का है, a बटे b के रूप का है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो अब हम कहेंगे इसलिए 5 प्लस करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b। ठीक, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जहाँ ये देखो ऐसे ही छापना एग्जाम है भैया, ऐसे एग्जाम में छापना, सही बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ a बटे b, जहाँ पर a b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह संख्याएं हैं। सह संख्याओं का मतलब कि इन दोनों का अगर फैक्टर कटेगा तो केवल और केवल एक ही आएगा, यानी इन दोनों में कोई कॉमन नंबर होगा तो ओनली वन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर इन दोनों का पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो इतना आएगा, ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने √3 को रोक लिया और ये हुआ a बटे b, उस 5 को लाए तो -5 हो गया, कोई दिक्कत। अब मैं कहता हूं अतः a बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा 5 भी -5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है भैया, परिमेय संख्या है। तो अब ये दोनों परिमेय संख्या हैं, तो a बटे b -5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समान नहीं होती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए विरोधाभास से इसको मिटा रहा भाई, विरोधाभास से 5 प्लस करड़ी में 3 नॉट इक्वल a बटे b या 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है मेरे बाबू, समझ में आ गया सबको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, और इसको आंसर ऐसे कर दिया करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन थे खत्म हुए भैया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 2। हाँ चलो ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ 8 के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं 8 में से आपके सिर्फ अंक चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन नहीं चेंज हो सकता, क्वेश्चन का मॉडल नहीं चेंज हो सकता, सिर्फ अगर चेंज होना होगा तो अंक चेंज हो सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और जैसा जैसा मैंने आपको करने को बताया वैसे आपको करना है, बाकी और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अब हम चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 में आपको क्या करना है, अगर चैप्टर 2 की थ्योरी आपको चाहिए तो यूपी लेखपाल करके मैं वीडियो डाला हूं, जिसमें द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे वीडियो उसमें पड़े हुए हैं यूपी लेखपाल के। तो जो कि यूपी लेखपाल का जो सिलेबस है आप ही का सिलेबस है, इसीलिए उसको आप जाइए आराम से वहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां से उसको जाइए आप आराम से देखिए, थ्योरी पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस, ये माइनस है मेरे दोस्तों, 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई इक्वल -16 समपाती रेखाएं निरूपित कीजिए। मेरे दोस्त संगत रेखाएं, देखो 3 कंडीशन होता है, संगत रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है, और असंगत होती हैं। 3 चीजें होती हैं, संगत होती हैं, संपाती होती हैं, असंगत होती हैं। चलो फिलहाल संगत में a1 बटे a2
और नॉट इक्वल b1/b2 होता है, जिसको हम कहते हैं एक अद्वितीय हल। देखो एक अद्वितीय हल या इसी को हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ यार, थ्योरियो बता दे रहा हूँ, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ एकदम बढ़िया से लगाओ, बस तुम्हारा नंबर बढ़िया आना चाहिए भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। संपाति में a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। चलो एक रेखा बना के हम खींच के बता दे रहे हैं कि इसकी लाइन क्या होती है। जैसे ऐसे है ना, एक रेखा ऐसे गई दूसरा गया, तो इसको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं और संगत कहते हैं। इसके लिए अगर आपको जानना है तो ये x अक्ष हो गया, वो y अक्ष हो गया, दूसरी रेखा ऐसे एक रेखा गई और दूसरी उसी पर होके जाती है, तो इसी को हम संपाति कहते हैं, ठीक है। और असंगत में क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। ये इसमें क्या होता है कि जब दो रेखाएं क्या होती हैं भैया, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, दोस्त पूरा गर्दा मचा देंगे, सही बता रहा हूं, ठीक है। तो संगत हो गया, संपाति हो गया, असंगत हो गया। और आपसे पूछा क्या संपाति, संपाति के लिए कौन सा कंडीशन आप अपनाओगे, अप्लाई करोगे, कौन सा, ये वाला, ठीक है। और सभी को मिटा देते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। और साइंस के भी वीडियो मिलेंगे आपको, साइंस के वीडियो कल से मिलेंगे। आपके पेपर होने से पहले मैं सभी का सभी टॉपिक करा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो फिलहाल आप कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, देखो बेहतर से, बढ़िया से देखना। ऐसा तो नहीं ये हल्का दिख रहा है, चलो अगर हल्का नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे 3x - y + 8 बराबर 0 में a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 एंड c1 बराबर 8 तथा रेखा कितना 6x। चलो ये थोड़ा सा इंक हल्का था ना तो इसीलिए रुक गए। तो फिलहाल चलो फिर से लिख देते हैं इसको, 3x - y और +8 बराबर 0 में a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 8 हो जाएगा, तथा 6x - ky, ये -16 था, इधर ले आओ, +16 = 0 में a2 बराबर 6, b2 बराबर -k और c2 बराबर 16, ठीक है। तो अब कह रहा क्या, संपाति हैं। अब देखो मैं लिखता हूँ रेखाएं, चूंकि रेखाएं संपाति हैं, क्या हैं, संपाति हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब उम्मीद मैं रखता हूं कि मैथ का बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा, ठीक है। a1/a2, a1 का मान 3, a2 का मान 6, b1 का मान कितना है भाई, यहाँ पर b1 का वैल्यू -1 है तो -1 लिखते हैं, और b2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -k है, और यहाँ पर c1 का वैल्यू कितना है, 8 है, और c2 का वैल्यू 16 है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा दोस्त, यानी 1/2। तो देखिए जब तीनों राशियां बराबर हों तो किन्हीं दो को आप बराबर ले सकते हो। आपकी इच्छा कर रही है तो इन दोनों को बराबर ले लीजिए, या आपकी इच्छा कर रहा है तो इन दोनों को बराबर ले लीजिए, और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा 1/2 और बराबर हो जाएगा, माइनस ने माइनस को काटा तो 1/k। तो यहाँ पर हम k का गुणा करेंगे तो k बराबर 2 आ गया, और यही 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो मैंने तीनों का डायग्राम बनाया था, तीनों के कंडीशन बताए थे, तो उनमें से तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तीनों में से कोई एक, चाहे वो अनंत अनेक हल हो, चाहे वो अद्वितीय हल हो, और चाहे वो आपका संपाति रेखा से हो, ठीक है। कोई एक हल हो, चाहे यानी एक हल कोई अद्वितीय हल कहते हैं, चाहे अनंत अनेक हल हो, और चाहे कोई हल ना हो। तो इसके 3 कंडीशन होते हैं, तीनों को मैंने बता दिया। उस पर मैंने एक क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन कराने का तरीका से आपको पता चल गया कि कोई और भी प्रतिबंध दिया होगा तो उसके अनुसार ऐसे सॉल्व किया जाएगा। k का मान p का मान निकालना होगा तो हम निकालेंगे। चलिए ये होता है दो संख्याओं का अंतर 26 से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, फिर से पूछा जाने का संभावना है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त में माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तब प्रथम शर्त से ऐसे लिखना। फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त से दोनों संख्याओं का अंतर x - y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। दूसरे शर्त से, दूसरा कंडीशन क्या कहा मेरे बाबू, दूसरा शर्त क्या कहा है कि पहली संख्या यानी दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी एक संख्या माने पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो 3y हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। मैं कहता हूं x का मान y के पदों में निकला तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 का मान रखने पर
तो हम जब रखेंगे यहाँ पर तो यही तो समीकरण 2 1 है और ये समीकरण 2 है। तो जहाँ x आपको दिख रहा है ऐसे ये x बराबर 3y है, इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ले जाके पेस्ट कर दिया, यानी x माइनस वाई बराबर 26। इस x की जगह पर रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y गया तो 2y बराबर 26 हो गया, 2 से काटा जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। नीचे दिख रहा बाबू, हाँ, तो x का मान आ गया मेरे भाई, और ऐसे जैसे y का मान आ गया, जैसे मान आ जाएगा वैसे वहां पर उसको घेर देना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में ही लिख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर तो y का मान यानी x बराबर 3y, समीकरण 2 था तो x बराबर 3 गुणे 13, तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर 13 3 39। तो वो संख्याएं क्या क्या हो गई, 39 और 13, और यही हो गया आपका आंसर मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे का मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिलहाल हो जा रहा लंबा और आपका काम है आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर एक स्टूडेंट के पास जो हाई स्कूल में हो उसके पास इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि उसका मैथ सबसे बेहतर हो जाए। मैथ के यही क्वेश्चन जो बहुत वीक है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम मैथ के बारे में, सिर्फ इसको रट के चला जाए, रट के मतलब रटना तो ही नहीं, मैं तो समझा दे रहा हूँ, हाँ समझा रहा हूँ ना, तो ऐसे समझ के लगाते चले जाओ और वीडियो को लोगों तक शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और पूरा का पूरा मैथ मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा, पूरा मैथ शुरू से लेकर पहले लेसन से लेकर लास्ट तक मैं सॉल्व कराऊंगा। जितना 2022 के पेपर में आया सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन में कराऊंगा कि 2022 के पेपर में ही वो क्वेश्चन फंसे, और मेरे वीडियो बहुत बता रहा हूँ बहुत क्वेश्चन मेरे फंसते हैं। अभी जो मैं नोटिफिकेशन आया था जो आपका स्कीम का, उसका नोटिफिकेशन 20 दिन पहले कहा था, जो कहा वही हुआ। तो मेरे भाई पूरा का पूरा एथेंटिक चीज़ दूंगा, एकदम करेक्ट और एकदम सही चीज़ है, ठीक है। तो चलो वीडियो को इसी पे बंद करते हैं। जय हिंद दोस्तों।